नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमानी भाटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको बीए थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर छायावाद के बारे में बताने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे छायावाद की प्रकृति के बारे में। छायावादी कवियों का प्रकृति वर्णन आधुनिक हिंदी साहित्य की एक विशिष्ट उपलब्धि है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को उस दृष्टिकोण से ग्रहण नहीं किया जिससे अनेक पूर्वकालीन कवियों ने अपनाया था। वास्तव में छायावादी कवि दार्शनिक थे और उन्होंने प्रकृति को एक विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण से अपनाया, जिसका आधार प्राचीन भारतीय दर्शन था और साथ ही इंग्लैंड तथा यूरोप के रोमांटिकवाद का भी जिस पर गहरा प्रभाव था। उन्होंने प्रकृति में उस विराट समष्टि रूप में समाहित सृजनधर्मा नारी शक्ति को देखा, जिसका सौंदर्य एक स्वाभाविक गुण था और सम्मोहन, आकर्षण, करुणा, प्रेम, रति आदि उसकी विराट चेतना के स्वाभाविक धर्म थे। छायावादी कवियों द्वारा ग्रहित प्रकृति का विराट सृजनधर्मा नारी रूप प्राचीन भारतीय महाकवियों के काव्य में भी उपलब्ध होता है। उदाहरणतः हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास के मेघदूत में प्रकृति का इसी रूप में वर्णन मिलता है और मेघ की प्रतिष्ठा प्रकृति की सृजनधर्मिता को सफल करने वाले प्रिय व्यक्ति के रूप में भी की गई है। उदाहरण है हमारा जानामि त्वाम प्रकृति पुरुषम काम रूपम मघोनः। छायावादी काव्य में प्रकृति का यह सर्वसम्मोहक, करुणा युक्त, रतिशील, सौंदर्य प्रधान नारी रूप सशक्त अभिव्यक्ति का विषय बना है। छायावादी कवियों के प्रकृति वर्णन की कई विशेषताएं हैं। छायावादी कवियों का प्रकृति वर्णन आधुनिक हिंदी काव्य की एक विशिष्ट उपलब्धि भी है। छायावादी कवियों ने प्रकृति को उस दृष्टिकोण से ग्रहण नहीं किया जिससे अनेक पूर्वकालीन कवियों ने प्रकृति को अपनाया था। वास्तव में छायावादी कवि दार्शनिक थे और उन्होंने प्रकृति को एक विशिष्ट दार्शनिक दृष्टिकोण से ही अपनाया है, जिसका आधार वो प्राचीन भारतीय दर्शन बताते हैं। उन्होंने प्रकृति में उस विराट समष्टि रूप में समाहित सृजनधर्मा नारी शक्ति को देखा है, जिसका सौंदर्य एक स्वाभाविक गुण था और सम्मोहन, आकर्षण, करुणा, प्रेम, रति आदि उसकी विराट चेतना के स्वाभाविक धर्म थे। अब हम देखते हैं कि प्रकृति वर्णन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रकृति वर्णन की हमारी हैं 3 विशेषताएं। उसमें से सबसे पहली विशेषता हमारी है छायावादी प्रकृति दर्शन, दूसरी हमारी प्रकृति का मानवीकरण और तीसरी हमारी रहस्यवाद। तो आज हम सबसे पहले प्रकृति वर्णन की पहली विशेषता जो है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हमारी पहली विशेषता है छायावादी प्रकृति दर्शन। 19वीं शताब्दी में यूरोप में, विशेषकर इंग्लैंड में वर्ड्सवर्थ और कालरिज के काव्य आरंभ से रोमांटिकवाद का जन्म हुआ। इस वाद ने प्रकृति को एक नवीन गरिमा और महत्व से अभिमंडित कर दिया। उस समय औद्योगिकरण और मशीनी सभ्यता के प्रारंभ का युग था। वर्ड्सवर्थ आदि कवियों ने कहा कि मशीनी सभ्यता और नवीन शहरीकरण की प्रवृत्ति से मनुष्य प्रकृति के संस्पर्श से कटता जा रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ये जो नई तकनीकी सभ्यता आ गई है, जो नवीन शहरीकरण की प्रवृत्ति लोगों में दिखाई दे रही है, उससे आज का मनुष्य, आज की पीढ़ी प्रकृति से दूर होती जा रही है। प्रकृति एक महान करुणामयी शक्ति है
और सभी उदात्त मानवीय गुणों का मूल स्रोत है। मानवीय गुण, जो मानव के अंदर जो गुण होते हैं, सहनशीलता, अच्छे गुणों का संचार जो होता है, वो इन सब के जो मानवीय गुण होते हैं, उन सब से, ये चीज़ों से मनुष्य प्रकृति से दूर होता जा रहा है। इसलिए मनुष्य यदि अपने मनुष्य तत्व की सुरक्षा चाहता है तो उसे चाहिए कि वह अपनी चेतना को प्रकृति की अगाध करुणा सौंदर्य से संपृक्त करे। भारतीय छायावादी कवियों ने वर्ड्सवर्थ के उपयुक्त आदर्श को ग्रहण भी किया। महाकवि निराला ने अपने तुलसीदास नामक सुप्रसिद्ध काव्य में दर्शाया है कि गोस्वामी जी के हृदय में लोक मंगल का व्यापक बोध प्रकृति ने ही जगाया था। पंत की कविताओं में यह दर्शन सिद्धांत और कार्य दोनों रूपों में प्रस्तुत हुआ है। सिद्धांत रूप में उन्होंने ये आदर्श अपनी संदेश नामक कविता में भी स्पष्ट किया है। उदाहरण देखते हैं हम। अब सहसा आंख खुली तो मेरी छाती पर था असंतोष का भारी रीता बोझ जमा। कि जैसे ही मेरी आंख खुली तो मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी छाती पर, मेरे हृदय पर असंतोष का भारी रीता बोझ जमा। एक असंतोष का एक भार था मेरे मन के ऊपर कि मैं संतोष नहीं था, मुझे शांति नहीं थी इन सब चीज़ों से। मन को कचोटती थी उधेड़ बुन जाने क्या। पता नहीं मेरे मन में क्या क्या ख्याल आते थे जो मेरे मन को उधेड़ बुन कर देते थे, मेरे मन को छलनी कर देते थे। अज्ञात हृदय, ऐसा हृदय जो कुछ जान नहीं पा रहा था, कुछ ज्ञात नहीं कर पा रहा था। मंथन सा चलता था भीतर, यानी कि मेरा हृदय जो कुछ जान नहीं पा रहा था वो बार बार मंथन करता था, बार बार सोचता था और अंदर ही अंदर मेरे मन के अंदर ये सब बातें चलती रहती थीं। दूसरा उदाहरण वो कह रहे हैं, मेरा कमरा ही परिचित कमरा न रहा। मेरा कमरा ही परिचित कमरा न रहा। जी ऊब ऊब उठता था, मन बैठा जाता था। कहने का मतलब यहाँ ये है कवि का कि जिस मेरा जो कमरा था, मेरी जो वास्तविकता थी मेरे जीवन की, वो वास्तविकता अब खत्म हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैं प्रकृति का जो इतना सौंदर्यपूर्ण जो वातावरण था उससे मैं दूर हो चुका था और मेरा मन अब क्या हो गया था, मेरा मन ऊब चुका था। इन सब आज का जो नई तकनीकी जो संचार है, इन सब में पढ़ के, नई नई चीज़ों में पढ़ के मेरा मन ऊब चुका है। मैं वापस से उसी प्रकृति की गोद में जाना चाहता हूँ। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि पंत का यह वर्णन युगीन मनुष्य की चेतना का यथार्थ वर्णन है। इसी प्रकार अन्य भी अनेक उदाहरण हमें दिखाई देते हैं जिससे कि ज्ञात होता है कि छायावादी कवियों ने में नारी और प्रकृति के वर्णन में समान तन्मयता, सौंदर्य बोध, रुझान और कुशलता का परिचय दिया है। यानी कि छायावादी कवि ये चाहते हैं कि मनुष्य प्रकृति के दर्शन करे, अपने मन को, अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को इस प्रकृति से जोड़े ताकि वो एक आनंद की अनुभूति कर सके। अब बच्चों हम नेक्स्ट देखेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इसका जो विशेषताओं का पॉइंट है वो है प्रकृति का मानवीकरण। छायावादी कवियों ने प्रकृति को कहीं पर भी निष्प्राण चित्रित नहीं किया है। कहने का मतलब ये है कि छायावादी कवियों ने प्रकृति को हमेशा इस तरीके से चित्रित किया है कि ऐसा दिखाई देता है कि उस प्रकृति के चित्रण में एक प्राण है, जैसे कोई वह सजीव रूप से चित्रित की गई हो। उन्होंने प्रकृति को कमनीय, कोमल रूप से, सुंदरी बहुत सुंदर लगने वाली नारी के रूप में चित्रित कर उसमें काम या रति भाव का आरोप कर उसका मानवीकरण किया है। प्रकृति की मानवीय रूपरेखा या उसके चेतन का सर्वाधिक सुंदर दिग्दर्शन हमारे निराला जी की जूही की कली में दिखाई देता है। जूही की कली का नायक पवन दूर प्रदेश से लौटकर अपनी प्रियतमा को अंक में भर लेता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जूही की कली का जो नायक है वो अपनी जब दूर देश से आता है तो अपनी प्रेमिका को अपने गोद में, अपनी आगोश में ले लेता है और वो क्या कहता है,
मसल दिए गोरे कपोल। क्या करा उसने? प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के मसल दिए गोरे कपोल, यानी कि अपने जो उसके गोरे गोरे गाल थे उनको मसल दिया। चौंक पड़ी युवती। युवती इन सब चीजों से क्या आश्चर्यचकित हो गई। चकित चितवन, वो आश्चर्यजनक चितवन सब तरफ, चकित चितवन सब तरफ इस आश्चर्यजनक ओर से देखने लगी। निज चारों ओर फेर, चारों ओर की तरफ वो उसकी निगाहें देखने लगी। हेर प्यारे को सेज पास, जब उसने देखा कि मेरा प्रियतम तो आज मेरे पास है। नम्र मुखी हंसी खिली, उसकी अधरों पे, उसके होठों पे हल्की सी मुस्कान आई और वो खिल गई। खेल रंग प्यारे के संग, और अपने प्रियतम के संग वो प्यार के रंग में रंग गई। और खेल रंग प्यारे के संग, और वो रंग प्यार के रंग में अपने प्रियतम के साथ खेलने लगी। अगला हम देखते हैं रहस्यवाद। छायावादी काव्य में प्रकृति के रहस्यवादी रूप के भी दर्शन होते हैं। वे प्रकृति के प्रत्येक रूप की पृष्ठभूमि में किसी रहस्यवादी विराट शक्ति का आभास पाते हैं। प्रकृति के अंश अंश में वह विराट परम तत्व व्याप्त है। प्रकृति के माध्यम से उस परम ब्रह्मा का संकेत पाकर उससे गहरा प्रेम और आत्मसमर्पण का संबंध जोड़ लेना ही छायावादी रहस्य है। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति के माध्यम से उस परम ब्रह्मा का संकेत पाकर कि वो ईश्वर हमें क्या कहना चाह रहा है। जब मनुष्य उस प्रकृति से अपना संबंध जोड़ लेता है, उसके प्रति अपना आत्मसमर्पण कर देता है, तो वो ही वास्तव में छायावादी रहस्य माना जाता है। इसलिए महादेवी वर्मा प्रकृति के प्रत्येक अंश से अपने अव्यस्त प्रियतम का आभास निरंतर पाती हैं। अव्यस्त, ऐसा प्रियतम जिसको उसने देखा ही नहीं है, लेकिन फिर भी महादेवी वर्मा उस प्रियतम का अनुभव करती हैं, उसका एहसास करती हैं। जो प्रियतम उसके पास तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको महसूस करती हैं। इसी को ही छायावादी रहस्यवाद कहा जाता है, जिससे उनका विरह उद्दीप्त होता रहता है। वह अपने प्रेम और विरह का संदेश प्रकृति से ही प्राप्त करती हैं। कहते हैं, सिहर सिहर उठता सरिता उर, कि एक दर्द सा उठता है उर हृदय में। खुल खुल पड़ते सुमन सुधा भर, और खुल खुल पड़ते हैं सुमन सुधा भर। अमृत जैसे अपने नैनों से अश्रुधारा खुल खुल पड़ती है। मचल मचल आते पल फिर, और फिर वापस से मचल मचल वो पल फिर से दोबारा से याद आ जाते हैं। सुन प्रिय की पदचाप हो गई, कि वो अपने प्रिय की पदचाप, पैरों की उनकी आवाज से सुन प्रिय की पुलकित या अवनी, वो एकदम पुलकित सी, रोमांचित सी हो जाती हैं। सिहरती आप बसंत रजनी, ऐसा लगता है जैसे कोई आज बसंत की ऋतु आ गई हो। इस प्रकार हम कहेंगे कि छायावादी कवियों ने प्रकृति को अत्यंत गरिमामयी और नवीन दृष्टि से देखा जाए तो उनकी काव्य में प्रकृति का जो महिमा वाला रूप अभिव्यक्त हुआ है वो अन्यत्र ही दुर्लभ है। वो हमें कहीं भी देखने को नहीं मिल सकता। तो आज हमने आपको छायावाद प्रकृति वर्णन और उसकी 3 विशेषताएं, छायावादी प्रकृति दर्शन, प्रकृति का मानवीकरण और रहस्यवाद, इन तीनों के बारे में समझाया है। धन्यवाद।